साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ना। जैसा कि हमने एक पहला सेट करा था, टॉप 5 क्वेश्चन है जीएस के, जो पैट के एग्ज़ाम में, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो उसका दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए 5 टॉप क्वेश्चन, टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि विविध से रिलेटेड है ना, सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक। तो उसका पहला सवाल आज का, ठीक है, पहला सवाल है हमारा कि प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित बिस्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध हैं। पंडित बिस्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध हैं, है ना। तो पंडित बिस्व मोहन भट्ट जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? स्लाइड गिटार वादक हैं वो, दूसरा ऑप्शन सितार वादक हैं वो, तीसरा ऑप्शन शहनाई वादक हैं वो, चौथा ऑप्शन पियानो वादक हैं वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्लाइड गिटार वादक। स्लाइड गिटार वादक पंडित बिस्व मोहन भट्ट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जानकारी देता हूँ पंडित बिस्व मोहन भट्ट के बारे में। पंडित बिस्व मोहन भट्ट किस राज्य से संबंधित हैं? तो राज्य है राजस्थान, है ना। राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। दूसरा पॉइंट, इनके जो गुरु का नाम था, है ना, तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, बहुत नाम आता है पंडित रविशंकर का। पंडित रविशंकर फेमस थे, है ना, सितार के लिए। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध थे सितार वादन के लिए। बहुत मोस्ट है, इस वाले क्वेश्चन को जरूर आप ढंग से पढ़ें, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। पंडित बिस्व मोहन भट्ट ने आविष्कार करा, आविष्कार किया, किस चीज़ का आविष्कार किया उन्होंने, क्या चीज़ बनाई थी संगीत के लिए? तो उसे हिंदी में तो कहते हैं मोहन वीणा, और अंग्रेजी में उसी को कहा जाता है स्लाइड गिटार। तो स्लाइड गिटार के लिए वो जाने जाते हैं। उन्हें सम्मान मिले हैं भारत सरकार की तरफ से भी, है ना। उन्हें सम्मान मिला पद्मश्री, पद्मश्री से उनको नवाजा गया, पद्म भूषण, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण भी दिया, और उनको मिला ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार भी उनको दिया गया। 2 सवाल आप मेरी तरफ से अच्छे से यहाँ पर से पढ़ें। एक तो ये पढ़ें कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादन। दूसरा आपको ये याद रखें पंडित बिस्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? तो दूसरा है स्लाइड गिटार या मोहन वीणा से। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इस सेक्शन से, ग्रैमी पुरस्कार क्या है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार क्या है? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार की जहाँ तक बात है ना, सवाल यहाँ से भी आता है। ग्रैमी पुरस्कार को कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है, दूसरा नाम है ग्रैमी पुरस्कार का। ग्रैमी पुरस्कार को कहा जाता है ग्रामोफोन पुरस्कार। इसको ग्रामोफोन पुरस्कार भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ग्रामोफोन पुरस्कार? क्योंकि इस पुरस्कार के तहत ग्रामोफोन दिया जाता है ना।
ग्रामोफोन दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ग्रामोफोन, इसके बारे में कहा जाता है ये संगीत का विश्व का है एक सर्वोत्तम पुरस्कार है। ये सवाल बहुत अच्छा है। यह संगीत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा बेटा? ग्रैमी, है ना। तीसरा सवाल है इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो पुरस्कार था ये शुरू हुआ था 1959 से। चौथा सवाल जो सबसे बेहतर सवाल माना जाता है, ग्रैमी पुरस्कार किस देश से दिए जाते हैं? तो देश है यूएसए, और यूएसए में एक शहर पड़ता है लॉस एंजलिस से दिए जाते हैं। पांचवा और सबसे बेहतर सवाल ये बनता है कि कौन सी संस्था इन पुरस्कारों को देती है? तो संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है नेशनल अकेडमी ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। दो 2021 में ग्रैमी पुरस्कार है ना, 63वें ग्रैमी पुरस्कार कब दिए गए? 2021 में। नंबर याद रखना केवल आपको, 63वें ग्रैमी पुरस्कार कब दिए गए हैं? 2021 में, है ना। देखिए एल्बम ऑफ द ईयर 2021 में दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर को। एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। एक एल्बम है फोकलोर, उसको 2021 का ग्रैमी सम्मान मिला है। संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में है ना ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि पंडित रविशंकर को भी जो है ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है ना। पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी सम्मान दिया गया था। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या हमें पढ़ना है? बस 2-3 बात आप ध्यान में रखिए। पहला सवाल आपको याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है, अगर क्षेत्र का नाम याद रखना है तो ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र से, तो क्षेत्र आ जाएगा आपका संगीत। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार कौन सा देश देता है या किस शहर से दिए जाते हैं। तो शहर है लॉस एंजलिस और देश का नाम आ जाएगा यूएसए। तीसरा आपको याद रखना है कि 2021 में कौन से नंबर के ग्रैमी पुरस्कार दिए गए। 2021 में कौन से नंबर केवल, यहाँ एल्बम याद रखो या मत रखो, लेकिन आपको नंबर याद रखना है 2021 में किस नंबर के ग्रैमी पुरस्कार दिए गए। तो मेरे हिसाब से इस पूरे टॉपिक से 5 सवाल आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। दूसरा आपको याद रखना है पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है स्लाइड गिटार या मोहन वीणा से। तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत में। चौथा ग्रैमी पुरस्कार जो है किस देश से दिए जाते हैं? तो अमेरिका से, उसके लॉस एंजलिस शहर से। और 5 में याद रखना है कि 2021 में कौन से नंबर के ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं। तो 63वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल है ना। दूसरा सवाल अपना कि प्रोफेसर सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन है आपका केरला, दूसरा है आंध्रा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से, है ना, किस 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 राज्य में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है अपना, है ना, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो थी वो 1 अक्टूबर 1971 को हुई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो मुख्यालय है ना, वो है बेटा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, और ये श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, वहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका जो नाम था, देखिए, पहले इसका नाम था श्रीहरिकोटा रेंज, श्रीहरिकोटा रेंज, और 2002 में इसका नाम हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र 2002 में, है ना। एक और सवाल यहां से बनता है कि यहां होता क्या है, काम क्या है, इस अंतरिक्ष केंद्र से भारत क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो भारत अपने उपग्रह कहाँ से छोड़ता है? आप सब जानते हैं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। मैंने आपको नासा पढ़ाया था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, और इसरो अपने उपग्रह कहाँ से छोड़ता है? इसरो अपने उपग्रह कहाँ से छोड़ता है? तो आंसर आएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो काम क्या है ना, इसरो यहां से उपग्रह छोड़ता है। उपग्रह छोड़ता है। तो देखिए, सवाल बन जाएगा, ठीक है, कि भाई इसरो का मुख्य प्रक्षेपण स्थल, इसरो का मुख्य प्रक्षेपण स्थल, अर्थात इसरो कहाँ से अपने सैटेलाइटों को लॉन्च करता है, छोड़ता है, तो नाम आ जाएगा आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन कौन थे? भारत के पूर्व, है ना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारत के एक महान साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है सतीश धवन, जो कि श्रीनगर के रहने वाले थे। ठीक है, श्रीनगर के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन से हमें कितनी बातें याद रखनी है? केवल 2 सवाल याद रखने हैं। एक तो याद ये रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आप कहोगे श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा आपको याद रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का इस्तेमाल भारत किस रूप में करता है, तो भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सैटेलाइटों को लॉन्च करता है, छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कह रहे हैं तीसरे सवाल में कहा गया है हमसे कि निम्न में से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा है कन्नड़, तीसरा है प्राकृत और चौथा है संस्कृत। ठीक है, तो एक भाषा ऐसी है जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिसको प्राप्त नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा जो है
एक सांस्कृतिक भाषा नहीं है, सॉरी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो हमारे यहाँ भारत में देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो शास्त्रीय भाषा है वो है 6 शास्त्रीय भाषाएं कितनी है बेटा? 6। अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी आती है? तो क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी 6। कौन कौन सी हैं? 2004 में सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया भारत सरकार द्वारा। दूसरे नंबर पर 2005 में संस्कृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। तीसरे में 2008 में दो भाषा कन्नड़ व तेलुगु क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया। 2014 में उड़िया भाषा को क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल भाषा का साहित्य है तमिलनाडु में। संस्कृत ओवरऑल पूरे भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में तो प्राचीन काल में बोली जाती थी। कन्नड़ कहाँ की है भाषा? कर्नाटका की। तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। मलयालम कहाँ की है? केरला की। और उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा की। अब सवाल यह आता कि क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसी भारतीय भाषाएं जिनका इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना हो, मतलब आज से 1500 साल पहले या 2000 साल पहले ये भाषाएं चलती हों, बोली जाती हों, इनमें साहित्य की रचना हुई हो, इसमें ग्रंथ लिखे गए हों, इसकी लेखन कला, लिखने का तरीका, साहित्य की परंपरा किसी दूसरी भाषा पर आधारित ना हो, ऐसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा सरकार देती है। पहला पॉइंट, ये क्लासिकल भाषाएं वो होती हैं जिनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। दूसरा, इनके साहित्य की परंपरा किसी दूसरी भाषा से ना ली गई हो और इसमें ग्रंथ लिखे गए हों। ठीक है। सरकार क्यों करती है ऐसा? सरकार का पर्पज होता है ना, कि प्राचीन भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना, उनका संवर्धन करने के लिए, ताकि है ना, हाँ, उनकी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। तो भारत में कितनी भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी क्लासिकल लैंग्वेज? तो तमिल। और कितनी भाषाएं बन चुकी हैं? तो तमिल 1, संस्कृत 2, कन्नड़ 3, तेलुगु 4, मलयालम 5 और उड़िया 6। 6 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है इन 5 वर्षों के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है ना, कह रहे हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया है ना, एक प्रसिद्ध है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तबला वादक हैं ये, सितार वादक हैं, शहनाई वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक। क्या बजाते हैं ये? बांसुरी। ठीक है। शहनाई के लिए आपने बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक रहे हैं, है ना। सितार के लिए मैंने अभी भी नाम बताया था, रविशंकर, पंडित रविशंकर बहुत बड़े है ना सितार वादक रहे हैं भारत में।
रविशंकर, है ना। तीसरा एक नाम आता तबले के लिए तबले के लिए जाकिर हुसैन, ठीक है। आप याद रखना इतना कि जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, है ना, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के थे। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ, ठीक है। और उनका संबंध रहा बांसुरी से। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी बजाने वाले और भी लोग हुए, है ना, जिनमें एक नाम आता है पन्नालाल घोष, ये भी बांसुरी वादक रहे हैं, है ना। राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी फेमस रहे हैं बांसुरी के लिए। राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी फेमस रहे हैं, है ना। वी कुंजमणि, ये भी फेमस रहे हैं बांसुरी के लिए। और एक नाम और है एन नीला, ये भी फेमस रहे हैं किसके लिए? बांसुरी के लिए। आपको दो बातें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक सवाल तो आपको याद रखना पड़ेगा, पन्नालाल घोष एग्जाम में पूछा गया है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो वो बांसुरी बजाते थे। दूसरा आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, बजाते थे क्या, है ना। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है किससे? बांसुरी से, ठीक है। तबला वादक के रूप में जाकिर हुसैन, सितार वादक के रूप में रविशंकर, शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खां या अली हुसैन का नाम आता है, ठीक है। वो सितार का शहनाई को बजाते थे। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, पैट के एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे, कल्चर से सवाल आते हैं, है ना। जो हमारा जो कहते हैं ना कि सांस्कृतिक तत्व हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चार नाम आपको मैंने बता दिए हैं। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है स्लाइड गिटार या मोहन बीड़ा से, है ना। जाकिर हुसैन तबले से, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं। पहली क्लास में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस बताया था, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। ऐसा ही एक बड़ा अच्छा सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता, 30 नवंबर को मनाया जाता। तो 5 जून को मनाया जाता विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। अब जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ से कुछ सवाल काम के हैं, बहुत अच्छे। देखिए हुआ क्या था कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। फिर 5 जून को ये फैसला हुआ कि पृथ्वी को बचाया जाए, एनवायरनमेंट को बचाया जाए, है ना। इसके लिए 5 जून 1974 को प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो पहली बार मनाया गया था 1974 में, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, 2021 में जो मनाया गया है, 2021 में
जिसने मेज़बानी करी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो मेज़बान देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान मेज़बान देश है। लेकिन सबसे शानदार सवाल है कि 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट सवाल ये है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी पारिस्थितिकी बहाली। पारिस्थितिकी बहाली। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी बहाली। एक मिनट, पारिस्थितिकी बहाली, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इको सिस्टम रिस्टोरेशन। ये बहुत शानदार सवाल बनेगा कि 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो 2021 में इसकी थीम थी पारिस्थितिकी बहाली। ये बहुत शानदार सवाल है। दो बात आपको याद रखनी है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, है ना। पहली बार कब मनाया गया था, 1974 में, है ना। इसकी नींव कब से रखी गई थी, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से। और आखिरी सवाल यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस की 2021 की थीम क्या है, तो वह पारिस्थितिकी बहाली, अर्थात परिस्थितिकी को, जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, इसको बहाल करना है, पहले जैसा बनाना है। तो आप याद रखिए, इसका मतलब इसकी बहाली कर रहे हैं हम, पारिस्थितिकी की बहाली कर रहे हैं। इसका मतलब पारिस्थितिकी को हमने किसी न किसी तरीके से, है ना, वो उथल पुथल उसमें कर दी है। अब उस सिस्टम को दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जिस तरीके से एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में बदलाव हो रहे हैं लगातार, इससे दुनिया जूझ रही है ना। इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना, इस बार की थीम रखी गई है पारिस्थितिकी बहाली, ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि विभिन्न एग्जामों में, चाहे उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं एग्ज़ामों में। और इन सवालों को करने से, है ना, हाँ, इन सवालों को करने से, ठीक है, जो विविध का सेक्शन है हमारा, वो भी बेहतर माना जाता है, बेहतर कवर होता है। ठीक है, तो विविध भी होगा, बाकी सवाल धीरे धीरे सब आते रहेंगे। मैं आपको करंट से लेकर ओल्ड तक की सब जानकारी देता हूँ पूरे टॉपिक में। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।